So far, we have examined facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of a fascinating history. मतलब ये कि अभी तक इसके पहले जितने लेक्चर्स हमने पढ़े हैं या फिर इसके पहले जितना इस चैप्टर को हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, उसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी किया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कैसे पता चली? हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पता चली कि आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा की अलग अलग जो भी साइट्स थी वहां पर जो खुदाई करने पर मटेरियल एविडेंस मिला, जो मटेरियल रिमेन्स वहां पर उनको मिला, उस मटेरियल रिमेन्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, उसमें एक पैटर्न को समझने की कोशिश करी, और उसके बेसिस पर फिर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी जिसके चलते हड़प्पन सिविलाइजेशन यूनिक है, या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक बनाती हैं, उनके बारे में हमें पता चला। उन्हीं सारी बातों को फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड किया और उन्हें अभी तक हमने पढ़कर खत्म किया। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हड़प्पा की जो सील है, उसमें अब हमने ये देखा कि जहां जहां पे हड़प्पा की सील मिल रही है, दो बातें हमेशा कॉमन है। एक तो सील के ऊपर जनरली किसी जानवर का मोटिव बना हुआ है, और दूसरा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है और उस स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। पॉइंट यह है कि जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ हो, मगर हड़प्पा की सील जहां पर भी मिली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जहां जहां मिली और इंडिया के बाहर भी जहां जहां पे फिर हड़प्पा की सील मिली, हर जगह यह पैटर्न देखने को मिलता है। उसी तरीके से जब हमने हड़प्पा की पॉटरी की बात करी, हड़प्पा की पॉटरी को जब स्टडी करना शुरू किया, वहां पर भी बनाने का तरीका, पैटर्न, साइज, शेप, और उसके बाद में उसके ऊपर जो डिजाइन्स या आकृतियां बनाई गई थी उसमें भी हमको एक सिमिलैरिटी या फिर एक पैटर्न देखने को मिलता है। इसी तरीके के पैटर्न्स आपको और भी दूसरी चीजों में देखने के लिए मिले। बीड मेकिंग की जो फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पर मिली हैं, जो अलग अलग तरीके के बीड्स बनाए जा रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिला, और इस तरीके की बाकी सारी चीजें। तो इन सब के बेसिस पे फिर हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ अपने अनुमान लगाए, कुछ अपने अंदाजे लगाए, उनको हमने फिर रीअफर्म किया, और इस तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम लोगों ने पढ़कर पढ़ा है या फिर उनके बारे में जाना है, और इससे हमको फिर इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में एक अच्छा खासा अंदाजा लगता है। बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब ये आपको मिली, जब आपने कहीं पर खुदाई करी, आपको कुछ अवशेष मिले, तो आपको पता कैसे चल गया कि ये अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन है, ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है, और इसकी अपनी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हैं ये इनको डिस्टिंक्ट बनाती हैं? किस तरीके से ये सिविलाइजेशन भारत में इसके पहले जो भी चीजें हो रही थी, या इसके बाद जो एक आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, उनसे भिन्न है? इन सारे सवालों के जवाब अभी तक कम से कम इस चैप्टर को पढ़कर अपने को नहीं मिले। तो अब ये जो प्रश्न चिन्ह है कि भाई ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, तुम्हें कैसे पता? ये सिविलाइजेशन तुम्हें मिली तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन एक अपने आप में एक डिस्टिंक्ट या फिर एक अनूठी सिविलाइजेशन है, और ये इस टाइम पीरियड में या फिर इस टाइम फ्रेम में बिलोंग करती है? इतने हजार से इतने हजार साल पहले अगर ये सिविलाइजेशन हुई थी, तो तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि भाई ये सिविलाइजेशन जो है इसको अबेंडन किया गया था और किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने आके इसको टेक ओवर नहीं कर लिया, या फिर अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने आकर टेक ओवर कर भी लिया तो तुम्हें कैसे पता? इन सारे प्रश्नों के जवाब अभी तक अपने को इस चैप्टर में नहीं मिले हैं, और इन्हीं प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आखिर इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया। However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. तो उन सवालों के जवाब जो हैं अब अपन लोग तलाशना शुरू करते हैं। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forget all about them. When men and women began living in the areas millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by the floods or exposed by the soil erosion, or turned up while plowing a field or digging for treasure. कहने का मतलब यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग सेंटर्स थे, जब लोगों ने इनको अबेंडन किया, जब लोग इनको छोड़ छोड़ के चले गए, और अपने पास में इस बात के प्रमाण हैं कि लोग इनको छोड़कर चले गए थे, इन सिटीज को 1900 बिफोर कॉमन एरा तक अबेंडन कर दिया गया था। तो जब एक बार लोग किसी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो धीरे 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 फिर वो जगह जो है अपने आप खंडर में तब्दील हो जाती है, वहां पर नेचर के जो फोर्सेस हैं वो अपना असर दिखाते हैं, एंड वक्त के साथ में वो विलुप्त हो जाती है। वही चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस सेंटर्स के साथ में, या हड़प्पा के अलग अलग शहरों के साथ में भी हुआ। 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि लोग ये जो सिविलाइजेशन के अलग अलग सेंटर्स थे उनको छोड़कर चले गए, और उसके बाद में ये शहर या फिर ये जो सेंटर्स थे ये अपने आप में खंडर में कन्वर्ट हो गए, रूइंस में कन्वर्ट हो गए, एंड वक्त के साथ में ये विलुप्त हो गए।
क्योंकि इस इलाके में लोग वगैरह जो थे सबके सब चले गए और काफी वक्त तक फिर यहाँ पे आके कोई रहा नहीं। तो यहाँ एक सिविलाइजेशन बसा करती थी, बड़ी एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन होती थी। इन सारी बातों का ज्ञान, इन सारी चीजों का भी जो एक होता है कि आपकी ओरल मेमोरी में ये सारी चीजें रह जाती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती हैं, ये सारी चीजें भी लोप हो गई और लोगों को फिर पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ था या नहीं था। अब एक आध हजार साल बाद, यानी कि लगभग एक मिलेनिया के बाद में, वो टाइम पीरियड जब हड़प्पा से लोग चले गए, हड़प्पन सिटीज को लोगों ने छोड़ दिया, उसके लगभग 1000 साल बाद लोग यहाँ पर आके फिर से रहना शुरू करते हैं, लोग यहाँ पर आकर फिर से बसने लगते हैं। अब जब यहाँ पर आके लोगों ने बसना शुरू किया, रहना शुरू किया, तो वक्त वक्त पर उनको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते थे। कहीं पर आप खुदाई कर रहे हो अपने खेतों के लिए, या कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ और काम कर रहे हो, पता चला आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सील मिल गई, या फिर पता चला कि आपको हड़प्पा वालों की कुछ पॉटरी मिल गई, या पता चला कि उनके कुछ खिलौने वगैरह मिल गए टेराकोटा के। कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते रहते थे, ठीक है। कभी अगर लट से यहाँ पे बारिश हो गई, या फिर अगर फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, जमीन फट गई, किसी भी वजह से कोई चीज धुल कर आ गई, जमीन के अंदर से निकल कर आ गई, इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहते थे। बात को समझिएगा, 1900 बिफोर कॉमन एरा तक लोग ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए। उसके बाद में लगभग 1000 साल के बाद में, 1000 years आफ्टर इट, लोगों ने यहाँ पे फिर से रहना शुरू किया। इन 1000 सालों के बीच में यहाँ पे कुछ था या नहीं था, सबके दिमाग से निकल निकल गया, नए लोग यहाँ पर आके बसे। उसके बाद से वक्त वक्त पर उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते थे, जो उनके हिसाब से बड़े स्ट्रेंज थे। उनको लगता था कि यार ये इस तरीके की जो यहाँ पे ये चीजें हैं, इस तरीके से पॉटरी कौन बनाता था, इसके ऊपर ऐसे पैटर्न कौन बनाता था, टेराकोटा के ये खिलौने ऐसे कैसे, किसने बना, ये मतलब कौन ने बनाए होंगे, ये सील जो, या फिर ये जो चौकोर सा टुकड़ा मिल रहा है जिसपे एक जानवर की आकृति बनी है और कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो उनके लिए चीजें इस सेंस में स्ट्रेंज हुआ करती थी। ये स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स उनको मिलते थे, बट उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। वो इनको लेके बड़े कंफ्यूज रहा करते थे। यही कंफ्यूजन बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को भी हुआ, जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेंटर्स में या फिर हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई करवाना शुरू की थी। जो, अब यहां पे नोटिस करिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है। यहां 1000 साल के बाद लोगों ने आके रहना शुरू किया था, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे पहले क्या था। तो उससे मिली हुई चीजें कितनी वैल्यूएबल हैं, उनका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप में कितनी यूनिक है, उसका उनको कोई अंदाजा था नहीं। उनके लिए बस ये अजीब सी चीजें थी जिसका कोई सेंस या कोई लॉजिक उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं बनता था। लगभग लगभग यही चीज अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी होना शुरू हुई, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। जब इन्होंने हड़प्पा में खुदाई करवाना शुरू करी, हड़प्पा में एक्सकवेशन शुरू करवाया, लगभग यही चीज इनके साथ भी हो रही थी। जो आर्टिफैक्ट्स वहां से मिल रहे थे, क्योंकि तब तो इनको पता नहीं था कि हड़प्पा नाम की जो जगह जहां पर ये खुदाई करवा रहे हैं, ये एक बेसिकली एक सिविलाइजेशन की खोज हो रही है, एक हजारों साल पुरानी सभ्यता आपको मिल गई है। तब तक इनको समझ में नहीं आ रहा था, बस ये हड़प्पा नाम की एक जगह पे खुदाई करवा रहे थे, और लॉजिक ये था कि ये कुछ पुराना सा शहर वगैरह है, यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। तो जिस तरीके का कंफ्यूजन यहाँ के लोगों के साथ में था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लगभग उसी तरीके का कंफ्यूजन काफी वक्त तक अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी रहा। जब उसने मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के आसपास में जब हड़प्पा में खुदाई करवाना शुरू करी, तब उसको भी इसी तरीके की दिक्कत आना शुरू हुई। उस वक्त में होता क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो प्रिफर करते थे कि किसी जगह के बारे में अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हो, कहीं पर अगर खुदाई हो रही है, कहीं पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए जा रहे हो, तो उस जगह के बारे में आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। उस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिस्ट क्या प्रेफर करते थे कि आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड या फिर कोई रिटर्न वर्ड होना चाहिए, यानी कि या तो उस जगह का जिक्र किसी पर्टिकुलर तरीके के ग्रंथों में आता हो, किसी जगह पे कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो जिसमें उस जगह का कोई जिक्र किया गया हो, या फिर कोई इंस्क्रिप्शन पत्थर वगैरह पे लिखा हुआ कोई शिलालेख आपको मिल जाए जिसमें उससे रिलेटेड कुछ बात की गई हो। तब आपके पास में एक प्रमाण हो जाएगा कि यार कभी किसी जमाने में यहाँ पर कुछ तो था, और तब खुदाई करने का कोई मतलब भी बनता है, क्योंकि आप उम्मीद रख सकते हो कि शायद यहाँ से कुछ मिले। अब अगर आपके पास में इस तरीके का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है किसी जगह के बारे में, अगर उसके बारे में कोई शिलालेख भी आपको नहीं मिला और आपने खुदाई करना शुरू करी, तो एक तो आपको पक्का नहीं पता कि यहाँ पे खोदने पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा अगर आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हो और आपको कुछ खोदने पे मिलता भी है, तब दिक्कत यह है कि क्योंकि आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुराना रेफरेंस नहीं है, तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, या फिर आप
कंफर्म होके या श्योर होके कुछ कह नहीं सकते कि जो भी चीजें मिल रही हैं वो एक्चुअल में क्या हैं और किससे बिलोंग करती हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी यही नाटक होना शुरू हुआ, क्योंकि हड़प्पा को लेकर किसी तरीके का कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो था नहीं, किसी तरीके के किसी डॉक्यूमेंट में कोई जिक्र नहीं, कोई शिलालेख आपको देखने को नहीं मिल रहा। और इंस्क्रिप्शंस में अगर सील यहाँ से मिल भी रही है या दूसरी चीजें जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल भी रहा है, तो वो इंस्क्रिप्शन हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी नहीं समझ पाए थे, अगर हम लोग आज तक नहीं समझ पाए तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जो चीजें मिल रही हैं इनका मैं क्या सेंस बनाऊं, इनका क्या लॉजिक बनाऊं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहा था और जिसको वक्त वक्त पर वो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे जिसका उसके लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का ये पढ़ा लिखा आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल था, उसके साथ भी लगभग लगभग यही स्थिति बनी हुई थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये जो खुदाई करने पे सामान मिल रहा है अब इसका मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोग कोशिश करते थे कि आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटर्न रिकॉर्ड यहाँ पे किसी तरीके का है नहीं, किसी तरीके का कोई इंस्क्रिप्शन कोई शिलालेख कुछ है नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी चीजें मिल रही हैं उसके बारे में कुछ अनुमान लगाने के लिए आपके पास में कोई गाइडेंस था नहीं। तो इस तरीके से हड़प्पा का शहर मिला और उसकी खुदाई शुरू हुई और लोग बाग कंफ्यूजन में थे। इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स। इन अब ये बड़ी मजे की बात है कि कनिंगम ने जब खुदाई करना शुरू करी और जब इसको ये सामान यहाँ से मिलना शुरू हुआ जिसका उसे कोई सेंस नहीं बन रहा है 1805 के 1850 के आसपास में, इस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो गैंगेटिक वैली से शुरू होती है, या फिर गंगा नदी के किनारे जो पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, जो अर्ली शहर बने थे 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, वहां से भारत की सभ्यता की शुरुआत तब मानी जाती थी। तब पता ही नहीं था कि हड़प्पा नाम की कोई चीज भी होती है। अब खोदने पे कुछ चीजें मिलना शुरू हुई हैं बट अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या वाला है। तो इस टाइम पीरियड पे यह माना जाता था कि भारत की सभ्यता 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास शुरू हुई है, उसके बाद में भगवान बुद्ध आ गए और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजें हुई। तो ये जो टाइम पीरियड है 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का, इसको बोला जाता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, या फिर इनफैक्ट 6 से लेके 4 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के जो 200-300 साल गए हैं, इसको बोला जाता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब 4 सेंचुरी से फिर 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, फिर 1st सेंचुरी कॉमन एरा, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा एंड सो ऑन, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है लेट पीरियड। अब इस टाइम पीरियड पे जब अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई कर रहे हैं, ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है वो 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से शुरू होता है। तो इनका मानना ये था कि ये जो पुराना सा खंडर है या फिर जो पुराना सा शहर है हड़प्पा, जहां पे खुदाई करने पे कुछ सामान मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये शहर अगर पुराना हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ज्यादा का तो हो नहीं सकता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अगर ये शहर है, या तो 6 सेंचुरी के बाद भी अगर लोग यहाँ पे रहे होंगे तो बुद्धिज्म का कुछ ना कुछ प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा होगा। यानी कि हो ना हो यहाँ से भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको सामान मिलना चाहिए। जो अर्ली बुद्धिज्म था उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको चीजें मिलनी चाहिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सामान मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर जो सामान मिलने लगा उसका बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से, भगवान बुद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और भर भर कर जो है आर्टिफैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, अजीब अजीब तरीके की सील्स मिल रही हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अजीब अजीब तरीके की सील मिल रही हैं, खूब सारी पॉटरी मिल रही है, खूब सारे बीड्स मिल रहे हैं यहाँ से, काफी सारी और दूसरी तरीके की चीजें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज आपको मिल गई और 10 तरीके की चीजें मिल गई। बट बुद्धिज्म से उनका दूर दूर तक कोई और या फिर कोई छोर नहीं जुड़ रहा, किसी तरीके से कोई तार बुद्धिज्म के साथ में नहीं जुड़ रहे, या फिर तब तक बौद्ध धर्म की जो समझ थी, बौद्ध धर्म के से रिलेटेड जो ग्रंथ थे, जो टेक्स्ट थे, उसमें कोई जिक्र नहीं इस जगह का, किसी तरीके से कोई कनेक्शन जो है बन नहीं पा रहा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गया कि साला मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, ये जो चीज हो रही है या फिर जो चीजें मिल रही हैं ये तो समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकल है, मगर जो हमारी समझ है हिस्ट्री की उसमें ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रही। ये कंफ्यूजन के साथ में हड़प्पा जो है उसकी खुदाई अभी चल रही है और चीजें आपको लगातार मिलती चली जा रही हैं। इनफैक्ट ये फोटोग्राफ भी देखिए, यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अपनी जहाँ पे ये जो फोटो इन्होंने खिंचवाई है, ये जो फोटो इन्होंने खिंचवाई है, इस फोटो में देखिए ऊपर भी कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड सामान रखा हुआ है, ये स्तूप जैसा दिखने वाली आकृति का कुछ सामान रखा है, ये भगवान बुद्ध की दो मूर्तियां रखी हुई हैं, बुद्धिज्म या उसके स्तूप से रिलेटेड कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें इनकी भी गलती नहीं थी अगर ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड इतना कुछ पता चल चुका था हड़प्पा की खुदाई होने के पहले कि इन लोगों का ये मानना भी वाजिब समझ में आ रहा था कि अगर गौतम बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति किसी जमाने में हुआ था जिसका भारत की सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन पर इतना गहरा प्रभाव रहा है, तो होना हो ये शहर भी इस प्रभाव में आया होगा और ये शहर भी होना हो एक पुराना बुद्धिस्ट शहर रहा होगा। तो इनकी भी गलती नहीं मानी जा सकती इस चीज में। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century Common Era to locate early settlements. तो क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ये मानकर चल रहे हैं कि हो ना हो ये सारी बातें जाके भगवान बुद्ध से जुड़ेंगी, बुद्धिज्म के साथ में जुड़ेंगी, ये जो शहर है ये कोई पुराना बौद्धों का शहर है। अब बौद्धों का कोई अगर पुराना शहर है तो, और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका जिक्र आपको जो है बौद्धों के जो टेक्स्ट हैं उसमें देखने के लिए मिल नहीं रहा। जो अलग अलग शिलालेख बुद्धिज्म से जुड़े हुए मिल रहे हैं उसमें भी इसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिल रहा। तो आप क्या करें? तो फिर अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने बोला कि यार हिंदुस्तान में चाइना से जो ट्रैवलर्स आए थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया इंडिया से चाइना गया और काफी सारी जगहों पे गया। तो चाइना में जब बौद्ध धर्म फैला तो वहां से फिर बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, भगवान बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग जगहों को देखने के लिए चाइनीज पिलग्रिम्स या चाइनीज तीर्थ यात्री या फिर चाइनीज ट्रैवलर्स काफी मात्रा में इंडिया आए थे। प्रोमिनेंटली जो दो चाइनीज ट्रैवलर्स अपन जिनके बारे में पढ़ते हैं, एक का नाम है ह्यूनसैंग, दूसरे का नाम है फाजियान। तो खास तौर पे वो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स या फिर वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो हिंदुस्तान आए थे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट बुद्धिज्म को ध्यान में रखकर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के लिए आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं। उन्होंने इंडिया में जितने साल बिताए उसके बारे में उन्होंने डिटेल में डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रहे, कौन सी जगह का भगवान बुद्ध से क्या लेना था, क्या लेना देना नहीं था, इन सारी चीजों को उन्होंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो अपना जो अलेक्जेंडर कनिंगम है अब जो कंफ्यूज चल रहा है, उसने फिर ट्रिक ये लगाई कि यार हो ना हो इनमें से कोई ना कोई एक आदमी तो इस जगह पर आया होगा जिसको आज की तारीख में हड़प्पा बोला जा रहा है। किसी ना किसी ने तो जिक्र किया होगा कि यार मैं इंडिया में जो इलाका है वेस्ट पंजाब का जो इलाका है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन जो है मैं यहाँ पर आया था। और होना हो क्योंकि वो आगे अफगानिस्तान भी गया होगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी किसी जमाने में बौद्ध था, तो गया इसी रास्ते से होगा। और क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये बौद्ध शहर है तो किसी ना किसी ने इसका जिक्र कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ में अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया ये, चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे उनके जो यात्रा वृतांत थे, जो एक आया था फाजियान आपका 4th सेंचुरी में जिसके यात्रा वृतांत अपने पास में है, और एक आए थे ह्यूनसैंग 7th सेंचुरी में कॉमन एरा में, उनके भी अपने पास में यात्रा वृतांत है। उसको ये लगा कि हो ना हो इनमें से किसी ना किसी के यात्रा वृतांत में इनकी जो ट्रैवल की पूरा इन्होंने अपनी बखान लिखी थी, इसमें कहीं ना कहीं तो आपको इन अर्ली सेटलमेंट्स का जिक्र देखने को मिलेगा, जिसमें मैं मान रहा हूं कि हड़प्पा फिट होना चाहिए, ऐसा अलेक्जेंडर कनिंगम ने सोचा। Cunningham also collected, document and translated Cunningham also collected, documented and translated inscriptions found during his survey. कनिंगम की एक आदत और थी, तो ये तो खैर कनिंगम अब खुदाई कर रहा है और बुद्धिज्म से, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जगह बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो आपके जो चाइनीज ट्रैवलर हैं उनके यात्रा वृतांत की मदद से कोई कनेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था। कनिंगम ने ये चीज यहाँ पर नहीं करी है। इसके अलावा जितनी दूसरी आपकी जो अर्ली बुद्धिस्ट साइट्स की खोज हुई थी गैंगेटिक वैली में, बिहार में या कहीं और, वहां पर भी वो लोग यही लॉजिक लेकर चलते थे, तो यहाँ पर उनका लॉजिक समझ में आता है। इसके अलावा मगर कनिंगम की एक आदत और थी, एक हैबिट कनिंगम में और पाई जाती थी, वो ये थी कि कनिंगम को जहां पर भी खुदाई करते वक्त में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, आर्टिफैक्ट कोई भी चीज मिलती थी तो वो उनको कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के बाद में बकायदा उनका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उनको लिखा जाता था कि ये भाई कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा है, किस कलर का है, इस पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, इस तरीके की चीजें। बाद में फोटोग्राफी वगैरह पहले और उस टाइम पीरियड में तो ये था कि ये स्केचेस वगैरह बनवा लेते थे। बाद में फोटोग्राफी आने के बाद में इनकी फोटोग्राफ भी जो है लगाना शुरू कर दी गई थी। और साथ ही साथ अगर इन डॉक्यूमेंट्स का, इन इंस्क्रिप्शंस का अगर ट्रांसलेशन हो सकता था तो वो इन ट्रांसलेशंस को भी कराकर संकलित कर लेते थे। लॉजिक ये था कि मेरे बाद में अगर किसी और ने यहाँ पर आके कुछ फर्दर स्टडी करी, कुछ और फर्दर रिसर्च करी, तो उसके पास में एक रेफरेंस हो जाएगा। जिस तरीके की समस्या मुझे आ रही है उस तरीके की समस्या उस आदमी को नहीं आएगी। तो बात को समझिएगा, कनिंगम क्या कर रहा था? कनिंगम ये अर्ली चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे इनकी यात्रा वृतांत का इस्तेमाल कर कर अलग अलग अर्ली सेटलमेंट्स को खोजने की कोशिश कर रहा था। यही अर्ली सेटलमेंट्स का लॉजिक उसने हड़प्पा की खुदाई के वक्त में भी लगाया। यहाँ पर भी उसकी कोशिश ये थी कि मैं देखता हूँ शायद इनमें से कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा। मगर साथ ही साथ वो एक चीज और करता था कि उसको जहां पर भी खुदाई करने पर कोई भी चीज मिलती थी वो उसको कलेक्ट करता था, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाता था, उसका पूरा रिकॉर्ड बनवाता था, उसका स्केच बनवाया करता था, बाद में फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाने लगा और इन सब चीजों को रखता था।
साथ ही साथ अगर वहां पे शिलालेख पे कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ अगर लिखाई बात मिल गई, उसका अगर ट्रांसलेशन हो सकता था तो वो ट्रांसलेशन भी करवा के रखता था, ताकि आने वाले वक्त में कोई और अगर फर्दर उसके सर्वे के आगे स्टडी करना चाहे, उसके सर्वे को पढ़ना चाहे, उसके सर्वे के फर्दर आगे कोई स्टडी करना चाहे, तो वो उसको अच्छे से कर सके। वही चीज कनिंगम ने हड़प्पा में भी करना शुरू कर दी थी। जैसे यहाँ पर अब देखिए, आपको एक पिलर मिला खुदाई करते में, अब पिलर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। अब कनिंगम क्या करता था, इसको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखवा लेता था, फोटो बनवा लेता था, और जो जो लिखा हुआ है उसकी रेप्लिकेशन वगैरह करवा लेता था। वही चीज उसने यहाँ पर भी करवाना शुरू करी, और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन कर कर अलग अलग स्कॉलर्स के पास में भिजवाया, जिन्होंने फर्दर स्टडी करके फिर अपनी तरफ से जो भी इनपुट्स दिए, उससे भी हड़प्पा की जो स्टडी है वो काफी रिच हुई थी, काफी इनरिच हुई थी। When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. तो जब कहीं पे खुदाई हो रही है, शिलालेख मिल रहे हैं, पिलर्स मिल रही हैं, बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, साथ ही साथ जो आपको दूसरे सामान मिलते थे, छोटे खिलौने हो गए, और आपका डेली यूज का सामान हो गया, कोई और आर्टिफैक्ट हो गए, तो आप ये व्यक्ति जो था, इसकी भी एक अच्छी बात थी कि ये उनको भी कलेक्ट करवाता था, ये उनको भी जो है संकलित करवा के रखवाता था, क्योंकि इसका मानना ये था कि ये सारी चीजें जो हैं, घड़े हो गए या पॉटरी हो गई, पहनने ओढ़ने के कपड़े हो गए, आपका उठने बिछाने के जो आपके चीजें इस्तेमाल की जाती थी वो हो गई, डेली यूज का कोई दूसरा सामान हो गया, अगर आपको ये मिलता है तो इसको डिस्कार्ड करने की जगह इसको भी कलेक्ट करके रखना चाहिए। इससे अपने को सामने वाले का रहन सहन समझ में आएगा कि वो जिस भी टाइम पीरियड में था वो कैसे रहा करता था, इससे उसका कल्चर जो है वो समझने में अपने को मदद मिलेगी। तो ये भी इनकी एक खासियत थी कि ये जहां जहां पे साइट्स का एक्सकवेशन करवाते थे, वहां से जो भी आर्टिफैक्ट्स रिकवर होते थे, ये उनको संभाल के रखते थे। लॉजिक ये था कि इनका कल्चरल वैल्यू हो सकती है, ये इनका हिसाब किताब था। जैसे ये बर्तन या ये पॉटरी की फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, अब इनको इस तरीके की चीजें मिली तो इनको डिस्कार्ड नहीं करना, ये बोल के यार पॉटरी तो आज भी इस्तेमाल होती है, इससे अपने को क्या पता चलेगा। सामने वाले का लॉजिक ये था कि नहीं, इनको भी संभाल के रखो, शायद कुछ पता चल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इनका कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकता है, इससे भी अपने को मदद मिल सकती है समझने में चीजों को। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम काफी बड़ी मात्रा में चीजों का संकलन करवाता था, काफी बड़ी मात्रा में ये इन सारी चीजों को प्रिजर्व करवाया करता था। तो ये तो खैर इसकी हैबिट थी, जिस तरीके से ये अपनी आर्कियोलॉजी उस वक्त में 1850 के आसपास में कंडक्ट कर रहा था। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. तो अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसका ख्याल ये था कि चाइनीज ट्रैवलर्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जो चीनी यहाँ पे घूमने आए थे, उन चीनीज की भी जो इटिनरी थी, इटिनरी का मतलब होता है आपका पूरा जो ट्रैवलॉग है, आप कहाँ गए, कहाँ रुके, पूरा जो यात्रा वृतांत लिखा जाता था पहले, इसको इटिनरी बोला जाता है। तो चाइनीज कहाँ से आए, कहाँ 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 गए, कहाँ रुके, और उसके बाद लौटते में कहाँ कहाँ से गए, पूरा जो यात्रा वृतांत या जो इटिनरी लिखी थी, फाजियान ने भी जो लिखी थी और ह्यूनसैन ने भी जो लिखी थी, किसी भी इटिनरी में चाइनीज पिलग्रिम्स के द्वारा लिखी गई किसी भी यात्रा वृतांत में आपको हड़प्पा नाम के या फिर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी अर्ली हिस्टोरिक सिटी का कोई जिक्र देखने को नहीं मिला। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था उसमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी काम नहीं आए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा जैसा शहर, जो अच्छा खासा बड़ा शहर दिख रहा है, जहाँ पे जमकर जो है खुदाई करने में आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि अपने टाइम पीरियड में बड़ा भव्य किस्म का शहर रहा होगा, जिसको ये मानकर चल रहा है कि बौद्धों का कोई पुराना छोड़ा हुआ शहर है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार कोई भी एक बुद्धिस्ट यहाँ पे घूमने फिरने ना आया हो, या फिर एक चाइनीज जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम है वो यहाँ पर ना आया हो। मगर प्रॉब्लम यही थी कि कोई बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ पे कभी पैर रखने नहीं आया था। उनकी पूरी इटिनरी में इस जगह का कोई जिक्र नहीं था। चलो, उसने ये सोचा कि हड़प्पा नाम तो अभी पड़ गया होगा, बाद में पहले कुछ और बोला जाता रहा होगा। इस पूरे के पूरे वेस्ट पंजाब में किसी इस तरीके की बुद्धिस्ट सिटी का कोई जिक्र जो है यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए बड़ी अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि पूरा जो उसका इन्वेस्टिगेशन जिन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, हड़प्पा उन पिलर्स पे कहीं फिट ही नहीं बैठता। हड़प्पा किसी तरीके से उस फ्रेमवर्क में सेट नहीं हो रहा है। और फिर वही बात, तो फिर और यही रीजन है जिसके चलते हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो थे, सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वेर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड सम ऑफ दीज रीच्ड कनिंघम, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दे वर। तो यही एक रीजन है कि जिसके चलते हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स ना सिर्फ हड़प्पा जो जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे, और भी काफी जगहों पे इसके पहले भी और इधर उधर मिल रहे थे। वक्त वक्त पर उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स इसके पास भी पहुंचते थे, मगर ये कोई, आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं पा रहा था। इसकी स्थिति में और उन लोगों की स्थिति में जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सेटलमेंट्स के आसपास उसके अबेंडनमेंट के या फिर उसके डिस्लाइन के 1000 साल के बाद रहना शुरू किया, उनको जिस तरह से सामान मिल रहा था और वो कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे, लगभग लगभग वही कहानी अपने अलेक्जेंडर भाई की थी
डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, की हड़प्पा से भर भर कर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये अपनी समझ से पार की कोई चीज है, कोई बहुत एंशियंट किस्म का सामान है, मगर अपने फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहा कि तो उसके चलते अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना हिस्टोरिकली रेलेवेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और लॉजिक वही है कि आप लॉजिक वही है कि अपन ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बौद्ध धर्म के साथ में या 6th सेंचुरी के साथ में शुरू होता है।